स्कूल की छुट्टियां अचानक ही पड़ गई थी, मगर ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि इसकी वजह स्कूल बंद होना नहीं, शहर बंद होना था। हर कोई कह रहा था कि कर्फ्यू लगा है, पर मुझे ये वजह कुछ खास समझ में नहीं आई। इसलिए मैंने अपना मतलब छुट्टियों और उन्हें खर्च करने तक ही सीमित रखा। बीच बीच में जैसे माँ ने सिखाया, ठीक उसी ढंग से आंख बंद करके छुट्टियां बढ़ जाने की दुआ मांग लिया करता था। वैसे उस वक्त मुझे दुआ का मतलब पता नहीं था। घर बिल्कुल था जैसा छोटे शहरों में किराए के घर हुआ करते हैं, पर जिस कैंपस में था वो काफ़ी बड़ा था। इसलिए बाहर की हवा मेरी आवारागर्दी को छू भी न सकी। बस मनाही थी इस बात की। कैंपस जितना बड़ा गेट जो कार और स्कूटर के लिए अलग अलग ढंग से खुलता था, उसे बाहर या किसी को अंदर लाने के लिए 1 से 3 का वक्त मुकर्रर था। अंदर लाने की बात का जिक्र मैंने अपने दोस्त ईशान के लिए किया, जिसका नाम ईशान नहीं था। यह मुझे अच्छे से याद है, पर इस वक्त ना जाने क्यों यही नाम उसके असल नाम के करीब लग रहा है। ईशान शहर बंद होने से पहला मेरा दोस्त नहीं था, या यूं कहूँ कि इससे पहले इस शक्ल और सूरत का ईशान नाम लड़का है, मैं ये भी नहीं जानता था। हालांकि मैं यासीन अंकल, जो कि इंसान के पापा और कैंपस के ठीक सामने वाली छोटी सी दुकान यासीन जनरल स्टोर के मालिक थे, उन्हें अच्छे से जानता था। घर का सारा सामान वहीं से आता था। और अब मेरा एक दोस्त भी। दिन में 1 से 3 के बीच, क्योंकि शहर के साथ साथ दरवाजे, खिड़कियां और दुकानें भी बंद थी, सिर्फ 1 से 3 के बीच ही खुला करती थी। क्यों और किसके कहने से पता नहीं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कैंपस के अंदर बच्चों का अकाल पड़ा था, बिल्कुल भी नहीं। कोई 5-6 बच्चे तो किसी भी पहर पाए जा सकते थे, होमवर्क और घर वालों की गिरफ्त से आज़ाद। खेलने के लिए अपने निजी साधन और सोच के अलावा एक मैदान, जो उस उम्र के हिसाब से काफ़ी बड़ा था, और एक झूला मौजूद था। मैदान के लगभग पूरी चौड़ाई में फैले करौंदे के पेड़ के बगल में एक श्रृंगार का पेड़ था, जो ठीक उस तरह से हर सुबह अपने फूल झाड़ दिया करता था जैसे हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। और मैं उन्हें उठा लिया करता, सूंघने या सजाने के लिए नहीं, खेलने के लिए। उन्हें सीख झाड़ू से चुराई सीखों पर रखकर ईशान और मैं तलवारबाजी किया करते, जिसका फैसला फूल के फना हो जाने से होता था। मैंने अपने इस खेल में मूवी की आवाज़ें भी शामिल कर ली थीं, जिसे ईशान भी बाद में दोहराने लगा था, बेहद ही अजीब अंदाज से। जब तक फूल रहते हमारा यह खेल चलता रहा था। ना जीतने वालों को कुछ मिलता, ना हारने वालों का कुछ जाता। कुछ ही दिनों में इस खेल को पुराने संदूक की तरह हमने एक कोने में फेंक दिया और नई बातें करने लगे, क्योंकि हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के लिए नए थे। पापा को अब्बू कहते हैं, मम्मी को अम्मी। उनके यहाँ नॉनवेज खाने के लिए मना नहीं करते, बाकी दाल चावल वो भी खाते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने भी उनकी तरह ही भारी भारी बातें करनी शुरू कर दी, और उन चीज़ों का भी सीना चौड़ा करके बखान करने लगा जिसमें मुझे कुछ खास लगाव नहीं था। हमारे यहाँ बहुत ताकतवर मंत्र होते हैं, ओम नमो नमः, जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन के नली, और उधर से गूंजता हुआ या अल्लाह। फिर हम दोनों ने भगवान और अल्लाह की ताकत का एक कंपटीशन किया। दोनों ने एक दूसरे को हारा हुआ माना और खुद को जीता हुआ। दोनों अपने में खुश थे। घर लौट के मैंने इंसान के घर और मजहब से जुड़े कई सवाल अपनी माँ से किए। बदले में कुछ नए सवाल मिले। अगर उस समय मैं किसी बड़ी क्लास में होता तो इस दिमागी उथल पुथल को मैं सवालों का न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा कुछ बोल देता, पर अगर मेरी उम्र उतनी होती तो सवालों का नक्शा काफ़ी अलग ही होता। हर सवाल के इर्द गिर्द एक अजीब सा घेरा था डर का, ऐसा डर जो मुझे रोक रहा था इन सवालों को घर वालों के सामने रखने से। जैसे सवाल ना होकर वो गलतियां हों, चुप्पी बनाए रखने जैसी। असल में डर उन घेरों के बाहर निकल जाने का होता है
जैसा कि हम आज हैं, डरे हुए। हम चाहते हैं कि कहीं से कोई घेरा आ जाए और हम उसके अंदर सांस लेने लगे, गहरी शांत सांसें, ऐसी सांसें जिन पर रंगों की परतें न चढ़ी हो, जिन्हें फूंक फूंक कर न अपनाना पड़े। पर अब घेरा मिट गया है। जाहिर है मुझे सवालों के जवाब नहीं मिले, पर ईशान जरूर मिला। अगले दिन वहीं कैंपस के गेट पर 1 से 3 के बीच उसने मुझे बताया कि उसके घर वाले राम, सीता, कृष्णा और लौकी की दही वाली सब्जी के बारे में जानते हैं। ये सुनकर मैं खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा, इसलिए मैंने भी लौकी की सब्जी की तरह जल्दी जल्दी फिर हमने अपने 2-4 पुराने खेल खेले और बाय कहा, पर मैं वापस न आ सका। घर के अंदर होने के बावजूद भी मैं ठीक वहीं खड़ा था जहां मैंने ईशान को झूठ बोला था, क्योंकि उस दिन मैंने एक बात सीखी थी कि झूठ का एक अजीब सा कड़वापन होता है जो आपकी जबान से चिपका रहता है। उससे आप लाख चीनी रख लो या थूक लो, वो आसानी से नहीं जाता है और आपके ख्यालों को डसता रहता है। मैंने तय कर लिया कि मैं अगले दिन ईशान को सच बोल दूंगा, और अगला दिन होते होते मैंने अपने ज़मीर को मना लिया कि इस बार जाने दे, आगे से नहीं होगा। और आज तक वैसा ही है, हर दफ़ा मना लेता हूँ। खैर, अब तक शहर के इस बंद में 2 रविवार बीत गए थे और तीसरा कतार में था। जितने दिन बीतते जाते थे, मेरी और ईशान की खुशी बढ़ती जाती थी। अब हम दोनों साथ ही में दुआ करने लगे थे। उसने मुझे दुआ का मतलब भी समझा दिया था। एक बार तो हमने सोचा ऊपर वाले को कंफ्यूज करते हैं। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और मैं हाथ फैला के। हम दोनों ने तय किया कि ये बात हम अपने घर वालों को तब बताएंगे जब दुआ कबूल हो जाएगी। फिर हम भूल गए, बात ज़्यादा बड़ी नहीं थी इसलिए। अभी तक हम दोनों एक बार भी एक दूसरे के घर नहीं गए थे, पर शायद ही घर का ऐसा कोई कोना या शख्स था जिसे हम नहीं जानते थे। शायद यही वजह थी कि हम दोनों एक दूसरे के घर जाना चाहते भी थे और नहीं भी, पर हमने इतना सोचा नहीं क्योंकि हम छोटे थे। हम एक दूसरे के खेलों और खेलने के ढंग को काफ़ी अच्छी तरह समझ चुके थे, और जितना हम सोच रहे थे शायद उतने अलग थे भी नहीं। जैसे कि उसके यहाँ भी सेवैयाँ बनती थी जो मैंने उसकी टिफ़िन से खाई थी। थोड़ी अलग भले ही थी, पर थी सेवैयाँ ही। एक आध बार माँ को घुमा फिरा के बताने की कोशिश की थी कि मुझे वैसी वाली खानी है, पर सब कुछ बोलकर भी ईशान के टिफ़िन का नाम नहीं ले सका, क्योंकि मैं ईशान को जानता हूँ। ये बात उन्हें नहीं पता थी। बता सकता था मैं कि हाँ, ईशान मेरा नया और एक बहुत अच्छा दोस्त है, कैंपस के बाकी बच्चों से अच्छा। वो आपको भी जानता है और आपकी दही वाली लौकी की सब्जी को भी, पर पता नहीं क्यों नहीं बताया मैंने। छुट्टियां ठीक तीसरे संडे पर ख़त्म हो रही थीं। ईशान के मुंह से यह बात सुनते ही मैंने चाइनीज़ फाइट सीन वाली आवाज़ें निकालना बंद कर दी और एक बुनियादी सवाल पूछ डाला, क्यों? मामला शांत जो हो गया है, ईशान ने बिना ज़्यादा सोचे जवाब दिया, और अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ में घर का कोई बड़ा आकर बैठ गया हो। कैसा मामला? मेरा अगला सवाल किसी कुतूहल बच्चे की तरह अपने पंजों के उछल पड़ा। कुछ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था यार, ऐसा उसने अपना दायां हाथ मेरे बाएं कंधे पर रखते हुए बोला। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को यहीं आराम देते हैं और मिलते हैं एक और खास कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।